अगर आपके दिमाग की असली ताकत का 99% हिस्सा एक ताले में बंद हो और उसकी चाबी आपसे कहीं छिपा दी गई हो। हमारा पूरा सिस्टम, स्कूल, कॉलेज, समाज हमें बस एक ही ताला खोलना सिखाता है, एक डिग्री, एक जॉब और एक ही पहचान। लेकिन इतिहास में कुछ लोग थे जिन्हें वो खोई हुई चाबी मिल गई थी। लियोनार्डो डा विंची महान पेंटर थे, एक जीनियस साइंटिस्ट थे, एक इन्वेंटर और एक म्यूजिशियन भी। उनके पास जन्म से ही ऐसी कोई ताकत नहीं थी। वो बस उस सिस्टम से बाहर निकल गए थे जिसकी रूल बुक हमसे छिपा ली गई है। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक गुप्त विद्या थी जो आप नहीं जानते, एक मेंटल ब्लूप्रिंट जो सदियों तक सिर्फ महान पॉलीमैथ्स को पता था। आज पहली बार उस रहस्यमय किताब का हर पन्ना आपके सामने खुलने वाला है। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर, एक स्पेशलिस्ट होने का झूठ। एक स्पेशलिस्ट यानी वो इंसान जो किसी एक चीज में माहिर हो। हमेशा से हमें यही सिखाया गया है कि एक्सपर्ट बनना ही सफलता की निशानी है। ये सोच एक रेस की तरह है जहां हर कोई अपनी अपनी लेन में बस सीधा दौड़ रहा है, बिना ये देखे कि बगल की लेन में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बस कोडिंग में बेस्ट होना सिखाया जाता है। उसे कभी नहीं बताया जाता कि थोड़ा सा आर्ट या साइकोलॉजी सीख लेने से वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता है जिसे लोग इस्तेमाल करना पसंद करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो टेक्निकली परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि वो ब्यूटीफुल और यूजर फ्रेंडली है। पीटर होलिंस कहते हैं, सच्ची क्रिएटिविटी अलग अलग आइडियाज को जोड़ने से पैदा होती है। जब आप सिर्फ एक ही चीज जानते हैं तो आप सिर्फ एक ही हथौड़े से दुनिया की हर कील को ठोकने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर स्पेशलिस्ट होने का झूठ सामने आता है। यह आपको एक्सपर्ट तो बनाता है, पर आपकी सोच को एक छोटे से बक्से में कैद कर देता है। पॉलीमैथ बनना उस बक्से को तोड़ना है और दिमाग को आजाद करना है। पॉलीमथी का मतलब यह नहीं है कि आप किसी चीज में माहिर ना हो। इसका मतलब है कि आप एक से ज्यादा चीजों में माहिर बने और फिर उन सभी को जोड़कर कुछ ऐसा बनाएं जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे आज का मॉडर्न वर्ल्ड सबसे ज्यादा चाहता है। चैप्टर 2, असली पॉलीमैथ कौन है। एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, यानी जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है वो किसी भी चीज का उस्ताद नहीं होता। ये पॉलीमैथ की सबसे बड़ी गलतफहमी है। पॉलीमैथ वो इंसान नहीं है जो हर हफ्ते एक नई हॉबी शुरू करता है और फिर उसे अधूरा छोड़ देता है। ये सीखना नहीं, बस भटकना है। एग्जाम्पल, सोचिए एक इंसान है जो गिटार, पेंटिंग और कुकिंग तीनों में दिलचस्पी रखता है। अगर वह तीनों को बस थोड़ा थोड़ा सीख कर छोड़ दे तो वह कुछ नहीं है। पर अगर वो म्यूजिक थ्योरी को इतनी गहराई से सीखे कि उसे पेंटिंग के कलर्स में हार्मोनी दिखाई देने लगे और कुकिंग में मसालों का बैलेंस भी म्यूजिक जैसा लगने लगे, तो वो एक असली पलीत है। एक सच्चा पॉलीमैथ अलग अलग स्किल्स को जमा नहीं करता, वो उनके बीच पुल बनाता है। वो अपनी एक फील्ड की नॉलेज को दूसरी फील्ड की प्रॉब्लम सुलझाने के लिए इस्तेमाल करता है। लियोनार्डो दा विंची इंसान के शरीर को इतनी अच्छी तरह इसलिए समझ पाए क्योंकि वह एक आर्टिस्ट भी थे और एक साइंटिस्ट भी। उनकी आर्ट ने साइंस को मदद की और साइंस ने उनकी आर्ट को। यही असली पॉलीमैथ की पहचान है, इंटीग्रेशन यानी ज्ञान को जोड़ना। चैप्टर 3, टी शेप्ड इंसान बनिए। इमेजिन कीजिए इंग्लिश का अक्षर टी, इसमें एक सीधी खड़ी लकीर है, आई, और एक उस पर लेटी हुई लकीर है। पॉलीमैथ बनने का ये सबसे सिंपल मेंटल मॉडल है। खड़ी लकीर, आई आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज है, यानी आपका एक्सपर्टीज, वो एक या दो चीजें जिनमें आप बहुत गहरे उतरे हैं, ये आपकी मास्टरी है। एग्जाम्पल, जैसे सचिन तेंदुलकर, उनकी खड़ी लकीर आई क्रिकेट है जिसमें उनकी दुनिया में सबसे गहरी थी, लेकिन उनकी लेटी हुई लकीर भी काफी लंबी है। उन्हें बिजनेस, कुकिंग और म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, जिससे वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक वेल राउंडेड इंसान बनते हैं। पीटर होलिंस कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ आई बनकर रह जाते हैं। वो एक चीज में बहुत गहरे तो उतरते हैं, पर उनके पास ब्रॉड नॉलेज नहीं होती। लेटी हुई लकीर आपकी ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज है, यानी बहुत सारी चीजों की थोड़ी थोड़ी समझ। पॉलीमैथ एक टी शेप्ड इंसान होता है, वो कुछ चीजों का मास्टर होता है, गहरी नॉलेज और बहुत सारी चीजों का स्टूडेंट होता है। चौड़ी नॉलेज, ये कॉम्बिनेशन ही आपको अनमैचेबल बनाता है क्योंकि आप डीप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग फील्ड से आइडियाज भी उधार ले सकते हैं। चैप्टर 4, कनेक्शंस की जादुई ताकत। इनोवेशन क्या है? नया आइडिया कहाँ से आता है? ये कहीं आसमान से नहीं टपकता, या दो पुराने आइडियाज को एक नए तरीके से जोड़ने से पैदा होता है। पॉलीमैथ की सबसे बड़ी ताकत यही है,
वो ऐसे कनेक्शंस देख सकता है जो एक विशेषज्ञ को कभी नजर नहीं आते, क्योंकि स्पेशलिस्ट की दुनिया छोटी होती है, संगीत और पॉलीमैथ की दुनिया बहुत बड़ी। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी की क्लास में जो सीखा उसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया और दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसके पास ब्यूटीफुल फोन्स थे। कैलीग्राफी और कंप्यूटर दो बिल्कुल अलग दुनिया थी, जब तक किसी ने उनके बीच एक पुल नहीं बना। संगीत दिया, इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे एक मधुमक्खी एक फूल से पराग लेकर दूसरे फूल तक पहुंचाती है और एक नई चीज पैदा होती है, वैसे ही पॉलीमैथ एक फील्ड से आइडिया लेकर दूसरी में इस्तेमाल करता है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितनी अलग अलग चीजें सीखेंगे, आपके दिमाग में उतने ही ज्यादा डॉट्स होंगे और जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उन्हें जोड़कर एक मास्टरपीस बनाने के चांस भी उतने ही ज्यादा होंगे। क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, ये बस डॉट्स को जोड़ने का खेल है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखें तो ये मत सोचिए कि ये मेरे काम का नहीं है। आप नहीं जानते कि कौन सा डॉट कब आपकी लाइफ की पिक्चर को पूरा कर दे। चैप्टर 5, सीखना कैसे सीखें। हम सब स्कूल गए हैं, हमने इतिहास, गणित, विज्ञान सब कुछ पढ़ा है, पर हमें कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि सीखना कैसे है। ये सबसे जरूरी स्किल है जिसे मेटा स्किल कहते हैं, द स्किल ऑफ लर्निंग अदर स्किल्स। पॉलीमैथ बनने का ये पहला कदम है। अगर आप जल्दी और असरदार तरीके से सीखना जानते हैं तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का जिसे कार चलाना सीखना है, अगर वह पहले दिन ही हाईवे पर चला जाएगा तो एक्सीडेंट होना पक्का है। उसे पहले समझना होगा कि क्लच, ब्रेक, गियर कैसे काम करते हैं। उसे लर्निंग के प्रोसेस को समझना होगा। एक बार वह प्रोसेस समझ गया तो वह कार, ट्रक, बाइक कुछ भी चलाना सीख सकता है। सीखने का एक तरीका है, किसी भी टॉपिक को रटने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हमें व्हाट से ज्यादा वाई और हाउ पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या है, ये रटना है, ये क्यों है और ये कैसे काम करता है, ये असली सीखना है। जब आप किसी चीज के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझ जाते हैं तो आपको हर छोटी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लॉजिक का इस्तेमाल करके खुद ही आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। ये स्लो लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म में यही सबसे तेज तरीका है। चैप्टर 6, फर्स्ट प्रिंसिपल्स तक पहुंचना। इलॉन मस्क से जब पूछा गया कि वो रॉकेट साइंस कैसे सीख गए तो उन्होंने कहा, आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग किसी भी चीज को उसकी जड़ तक जाकर समझने का तरीका है। ये किसी भी आइडिया या प्रॉब्लम को उसकी सबसे बुनियादी सच्चाई तक तोड़ने जैसा है, जहां से उसे और नहीं तोड़ा जा सकता। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया को बिल्कुल नए तरीके से देखते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए, सब मानते थे कि कार बनाने के लिए बैटरी बहुत महंगी आती है। ये एक असम्पशन थी, बिलीफ था। इलन मस्क ने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूछा, बैटरी बनती किस चीज से है? जवाब मिला, कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम। उन्होंने पता लगाया कि इन धातुओं को बाजार से खरीदकर खुद की बैटरी बनाने का खर्च बनी बनाई बैटरी से 10 गुना कम था और यहीं से टेस्ला की क्रांति शुरू हुई। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग आपको झुंड की सोच से आजाद करती है। यह आपको ऐसा ही होता है वाली सोच से निकालकर ऐसा क्यों होता है वाली सोच पर लाती है। ये मुश्किल है, इसमें दिमागी मेहनत लगती है क्योंकि आपको हर असम्पशन को चैलेंज करना पड़ता है। पीटर हॉलिंस के अनुसार पॉलीमैथ हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं। वो किसी की कही सुनी बात पर यकीन नहीं करते। वो हर ज्ञान को खुद उसकी बुनियाद पर जाकर टेस्ट करते हैं और इसीलिए वह ऐसे सॉल्यूशन खोज पाते हैं जो बाकी दुनिया को नामुमकिन लगते हैं। जब आप हर चीज की जड़ को समझना शुरू कर देंगे तो आप सिर्फ सीखेंगे नहीं, आप क्रिएट करना शुरू कर देंगे। आप एक कंज्यूमर से एक इनोवेटर बन जाएंगे। चैप्टर 7, पहले बड़ी तस्वीर देखिए। जब हम कोई नई किताब पढ़ना शुरू करते हैं या कोई नया सब्जेक्ट सीखना शुरू करते हैं तो हम अक्सर पहली लाइन से शुरू हो जाते हैं और एक एक शब्द पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये तरीका गलत नहीं है, पर यह स्लो है। पॉलीमैथ सीखने की शुरुआत ऐसे नहीं करते। वो डिटेल्स में खोने से पहले पूरे सब्जेक्ट की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं, एक मेंटल मैप बनाते हैं। एग्जाम्पल, जब आप किसी अनजान शहर में घूमने जाते हैं तो आप सीधे किसी भी गली में चलना शुरू नहीं कर देते। आप पहले उस शहर का नक्शा देखते हैं। आप देखते हैं कि मुख्य आकर्षण कहाँ, सड़कें कैसी हैं। एक बार आपके दिमाग में नक्शा बन गया तो घूमना आसान हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने से पहले उसका एक मेंटल मैप बनाइए। किताब का टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़िए।
चैप्टर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को देखिए। समरी या कंक्लूजन को पहले पढ़ लीजिए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सफर आपको कहाँ ले जाने वाला है। पीटर हॉलिंस इसे स्काफोल्डिंग कहते हैं। जैसे एक इमारत बनाने से पहले उसका ढांचा खड़ा किया जाता है, वैसे ही ज्ञान की इमारत बनाने से पहले एक ढांचा तैयार करना जरूरी है। एक बार ढांचा तैयार हो गया तो डिटेल्स भरना बहुत आसान हो जाता है। चैप्टर 8 चंकिंग की कला। हमारा दिमाग एक बार में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता। जब हम किसी बहुत बड़ी या मुश्किल चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है और हम हार मान लेते हैं। पॉलीमैथ्स इस प्रॉब्लम को चंकिंग से सॉल्व करते हैं। चंकिंग का मतलब है किसी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों चंक्स में तोड़ना और फिर एक बार में सिर्फ एक टुकड़े पर फोकस करना। एग्जाम्पल, एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर याद करना मुश्किल है। 9,876,05,432 पर अगर आप इसे 3 चंक्स में तोड़ दे, 9, 8, 7, 6, 5, ब्रेक 4, 3, 2, तो ये आसान हो जाता है। आपका दिमाग 3 बड़े नंबर को नहीं बल्कि 3 छोटे चंक्स को याद रख रहा है। यही प्रिंसिपल हर तरह की लर्निंग पर लागू होता है। अगर आप पियानो सीखना चाहते हैं तो पूरा गाना एक साथ बजाने की कोशिश मत कीजिए। पहले गाने को छोटे छोटे म्यूजिक फ्रेजेस में तोड़िए। एक फ्रेज को मास्टर कीजिए, फिर दूसरे पर जाइए और फिर धीरे धीरे उन चंक्स को जोड़ दीजिए। चंकिंग आपको ओवरवेल होने से बचाता है। ये मुश्किल चीजों को आसान महसूस कराता है। यह आपको एक क्लियर रास्ता दिखाता है कि आपको अगला कदम कहाँ रखना है। हर चंक को मास्टर करने पर आपको एक छोटी सी जीत मिलती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि पॉलीमैथ बड़े गोल से डरते नहीं हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि किसी भी बड़े पहाड़ पर एक एक कदम चढ़कर ही पहुंचा जा सकता है। वो गोल को नहीं देखते, वो बस अपने अगले कदम पर फोकस करते हैं, अपने अगले छंग पर। चैप्टर संगीत 9 सीखने का 80/20 नियम। द परेटो प्रिंसिपल यानी 80/20 का नियम ये कहता है कि ज्यादातर सिचुएशंस में हमारे 80% नतीजे हमारे 20% कामों से आते हैं। ये नियम लर्निंग पर भी लागू होता है। किसी भी सब्जेक्ट का 80% हिस्सा उसके 20% कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने से आ जाता है। पॉलीमैथ्स इस बात को जानते हैं और वह अपना ज्यादातर टाइम और एनर्जी उसी 20% पर लगाते हैं। एग्जाम्पल, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको इंग्लिश की पूरी डिक्शनरी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1000 से 2000 सबसे कॉमन वर्ड सीखकर और कुछ बेसिक ग्रामर रूल समझकर आप 80% से ज्यादा डेली कन्वर्सेशंस को समझ और बोल सकते हैं। बाकी के लाखों शब्द उस 80% में आते हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। एक विशेषज्ञ हर चीज को 100% गहराई से जानना चाहता है, लेकिन एक पॉलीमैथ जो बहुत सारी चीजें सीखना चाहता है, उसके लिए ये स्मार्ट तरीका नहीं है। उसे ये पहचानना होता है कि वो कौन से 20% आइडियाज हैं जो मुझे 80% अंडरस्टैंडिंग दे देंगे। किसी भी नई फील्ड में घुसने से पहले थोड़ा रिसर्च कीजिए। एक्सपर्ट से पूछिए, अगर मुझे इस सब्जेक्ट में सिर्फ 3 से 4 सबसे जरूरी किताबें पढ़नी हो तो वो कौन सी होंगी? उन कोर कॉन्सेप्ट्स को ढूंढिए जिन पर पूरी फील्ड टिकी हुई है। ये स्मार्ट लर्निंग है, हार्ड लर्निंग नहीं। चैप्टर 10 फेनमैन तकनीक। रिचर्ड फाइनमैन एक नोबेल प्राइज विजेता भौतिक विज्ञानी थे और उन्हें द ग्रेट एक्सप्लेनर कहा जाता था, क्योंकि वह बहुत मुश्किल साइंटिफिक आइडियाज को भी इतनी आसानी से समझा सकते थे जैसे वो कोई कहानी सुना रहे हो। उनकी इसी आदत से एक लर्निंग टेक्निक का जन्म हुआ जिसे द फेनमैन टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक कहती है, अगर आप किसी चीज को सच में समझना चाहते हैं तो उसे किसी ऐसे इंसान को समझाने की कोशिश कीजिए जिसे वो बिल्कुल नहीं आती। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने क्वांटम फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट सीखा। अब एक कागज लीजिए और उस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिखिए जैसे आप उसे एक 5वीं क्लास के बच्चे को समझा रहे हो, बिना किसी जार्गन के, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड शब्दों के, बिल्कुल सरल भाषा में। जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कहाँ गैप है, आप कहाँ अटक रहे हैं। जिन जगहों पर आप अटके, वापस किताब पर जाइए और उसे दोबारा सीखिए, फिर से समझाने की कोशिश कीजिए। ये प्रोसेस तब तक दोहराइए जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को पानी की तरह आसान ना बना दें। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि यह टेक्निक एक्टिव लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका है। यह आपको इंफॉर्मेशन का पैसिव कंज्यूमर बनने से रोकती है और आपको नॉलेज का एक्टिव यूजर बनाती है। जब आप किसी चीज को सिखा सकते हैं तभी आप उसे सच में सीखे हैं। चैप्टर 11 इंटरलेविंग से सीखिए।
सोचिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास दो विकल्प है। ऑप्शन 1, आप 4 घंटे लगातार सिर्फ मैथ पढ़ते हैं। ऑप्शन 2, आप 1 घंटा मैथ, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा हिस्ट्री और 1 घंटा संगीत फिर से मैथ पढ़ते हैं। कौन सा तरीका बेहतर है? हमारा कॉमन सेंस कहता है विकल्प एक चीज पर फोकस करो, उसे खत्म करो, फिर दूसरी उठाओ। लेकिन साइंस कहती है ऑप्शन 2। इस तरीके को इंटरलेविंग कहते हैं, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ना। एग्जाम्पल, एक क्रिकेटर अगर प्रैक्टिस में 100 बार सिर्फ फास्ट बॉल खेलेगा तो वो फास्ट बॉल का एक्सपर्ट तो बन जाएगा, पर जब मैच में अचानक स्पिन बॉल आएगी तो वो आउट हो जाएगा। बेहतर प्रैक्टिस ये है कि वह फास्ट, स्पिन, स्लो हर तरह की बॉल को मिक्स करके खेले ताकि उसका दिमाग हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। जब आप एक ही चीज को लगातार पढ़ते हैं तो आपका दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट्स को स्विच करते हैं तो आप अपने दिमाग को बार बार चैलेंज करते हैं, उसे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने और उनके बीच कनेक्शन बनाने पर मजबूर संगीत करते हैं। इंटरलिविंग शुरू में मुश्किल और स्लो लग सकता है। आपको लगेगा कि आप कुछ भी ठीक से नहीं सीख पा रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा इफेक्टिव है। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है और आपको सिखाता है कि किस सिचुएशन में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पॉलीमैथ्स का दिमाग ऐसे ही काम करता है, फ्लेक्सिबल और कनेक्टेड। चैप्टर 12, बिगिनर होने की खुशी। जब हम बच्चे थे तो हम कुछ भी नया सीखने से डरते नहीं थे। गिरते थे, उठते थे, फिर कोशिश करते थे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम बेगन होने से डरने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम परफेक्ट नहीं हुए तो लोग हम पर हंसेंगे। ये डर पॉलीमैथ बनने के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। पॉलीमैथ बनने के लिए आपको बार बार अलग अलग फील्ड्स में एक बिगिनर बनना पड़ेगा। आपको मुझे नहीं पता कहने की हिम्मत रखनी होगी। एग्जाम्पल, एक 50 साल का सक्सेसफुल सीईओ जब पहली बार पेंटिंग की क्लास में जाता है तो वो वहां का सबसे सीनियर और अनुभवी इंसान नहीं होता। वो एक बिगिनर होता है जिसे शायद 15 साल का बच्चा सिखा रहा हो कि ब्रश कैसे पकड़ना है। इसमें ईगो को चोट पहुंच सकती है, पर लर्निंग यहीं से शुरू होती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हमें बिगिनर्स माइंडसेट को अपनाना चाहिए। ये एक ऐसी सोच है जो कहती है मैं यहाँ एक्सपर्ट बनने नहीं सीखने आया हूँ। ये आपको ओपन माइंडेड बनाती है। ये आपको सवाल पूछने के लिए एनकरेज करती है। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं संगीत, तो आपका दिमाग बंद होने लगता है। आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब आप वजीनियर होते हैं तो आपका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है जो हर तरफ से ज्ञान सोखने के लिए तैयार रहता है। असली ग्रोथ इसी माइंडसेट में है। चैप्टर 13, अपना मेंटल टूल बॉक्स बनाइए। इमेजिन कीजिए कि आप एक कारपेंटर हैं। अगर आपके टूल बॉक्स में सिर्फ एक हथौड़ा है तो आप हर काम उसी से करने की कोशिश करेंगे। आप लकड़ी काट भी उसी से रह रहे हैं और पेंच भी उसी से कस रहे हैं। नतीजा अच्छा नहीं होगा। एक अच्छे कारपेंटर के पास हर काम के लिए सही टूल होता है। पॉलीमैथ भी ऐसा ही होता है। वो अलग अलग फील्ड से मेंटल मॉडल सोचने के तरीके कलेक्ट करता है और अपना एक मेंटल टूल बॉक्स बनाता है। एग्जाम्पल, एक बिजनेस ओनर जो साइकोलॉजी भी समझता है, वो सिर्फ संगीत, प्रॉफिट लॉस की लैंग्वेज में नहीं सोचता। वो यह भी सोचता है कि मेरे कस्टमर्स कैसा महसूस करते हैं, उन्हें क्या चीज मोटिवेट करती है। उसने साइकोलॉजी से एम्पैथी का टूल उठाया और उसे अपने बिजनेस के टूल बॉक्स में डाल दिया। अब वो बेहतर फैसले ले सकता है। मेंटल मॉडल क्या है? ये किसी चीज को समझने का एक फ्रेमवर्क है। जैसे 80-20 रूल एक मेंटल मॉडल है। संगीत, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग एक मेंटल मॉडल है। सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स से एक मेंटल मॉडल है। कॉन्फर्मेशन बाय साइकोलॉजी से एक मेंटल मॉडल है। आप जितनी ज्यादा फील्ड्स एक्सप्लोर करेंगे आपका टूल बॉक्स उतना ही अमीर होता जाएगा। पीटर हॉलिंस के अनुसार जब आपके सामने कोई नई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टूल बॉक्स में देखते हैं और उस प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट टूल निकालकर इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ एक नजरिए से नहीं बल्कि 10 अलग अलग नजरियों से सोच पाते हैं। चैप्टर 14, एक आर्टिस्ट की तरह चोरी कीजिए। गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। ये बात पब्लो पिकासो ने कही थी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों का काम हूबहू नकल कर लें। चोरी करने का मतलब है आप किसी आइडिया से इतने इंस्पायर हो कि आप उसे अपना बना लें, उसमें अपनी आवाज, अपनी सोच मिला दें और उसे एक नया रूप दे दें। पॉलीमैथ्स भी ग्रेट आर्टिस्ट की तरह होते हैं। वो अलग अलग जीनियस लोगों के आइडियाज को चोरी करते हैं और उन्हें मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। वो हर चीज को स्क्रैच से शुरू नहीं करते,
वह उन लोगों के काम पर अपना काम खड़ा करते हैं जो उनसे पहले आ चुके हैं। एग्जाम्पल, एक यूबर जो ब्लॉगिंग करना चाहता है वो कैसी नई स्टैट की स्टोरी टेलिंग से इंस्पायर हो सकता है, मिस्टर बीस्ट की एडिटिंग स्टाइल से कुछ सीख सकता है और किसी और क्रिएटर के वीडियो मेकिंग प्रोसेस को स्टडी कर सकता है। वो इन सब एलिमेंट्स को चोरी करता है, पर जब वो उन्हें अपने यूनिक पर्सनालिटी के साथ मिलाता है तो एक बिल्कुल नई और ओरिजिनल स्टाइल जन्म लेती है। किसी भी फील्ड में उन टॉप 5 से 10 लोगों को पहचानिए जो बेस्ट है। स्टडी कीजिए कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। उनके प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियर कीजिए, उनके काम से प्रिंसिपल्स निकालिए और फिर उन प्रिंसिपल्स को अपने तरीके से अप्लाई कीजिए। ये नकल नहीं है, ये सीखना है। ज्ञान हमेशा एक से दूसरे तक ऐसे ही पहुंचता है। आप अकेले सब कुछ नहीं खोज सकते, आपको दूसरों के कंधों पर खड़ा होना पड़ेगा ताकि आप उनसे ज्यादा दूर तक देख सके। चैप्टर 15 स्पैज रिपीटिशन से कभी मत भूलिए। सोचिए आपने आज कुछ नया सीखा, एक हफ्ते बाद आपको उसका 70% हिस्सा याद नहीं रहेगा, एक महीने बाद शायद 90% हिस्सा आप भूल चुके होंगे। इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को भूलने के लिए ही बना है, तो फिर हम जरूरी चीजों को हमेशा के लिए याद कैसे रखें? इसका जवाब है स्पेस्ड रिपीटिशन, यानी सीखी हुई चीज को बढ़ते हुए टाइम इंटरवल्स पर रिवाइज करना। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आज एक नया इंग्लिश वर्ड सीखा। स्पेस्ड रिपीटिशन कहता है कि इसे कल रिवाइज कीजिए, फिर 3 दिन बाद रिवाइज कीजिए, फिर 7 दिन बाद, फिर 16 दिन बाद, और ऐसे ही आगे हर बार रिवीजन के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। ये टेक्निक आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लो। ये क्रमिंग रट्टा मारने का बिल्कुल उल्टा है। एग्जाम से एक रात पहले सब कुछ रट लेना शॉर्ट टर्म में काम करता है, पर एग्जाम के अगले दिन आप सब कुछ भूल जाते हैं। स्पेस्ड रिपीटिशन पॉलीमैथ का सीक्रेट वेपन है, क्योंकि वो इतनी सारी चीजें सीखते हैं कि अगर वो पुरानी चीजों को भूलते जाए तो कभी भी नॉलेज बिल्ड नहीं कर पाएंगे। इस टेक्निक के लिए आप एंकी जैसे डिजिटल फ्लैश कार्ड एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीका बोरिंग लग सकता है, पर ये काम करता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। थोड़ी सी डिसिप्लिन से आप अपने दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं जो सीखी हुई कोई भी जरूरी बात कभी नहीं भूलता। चैप्टर 16 डेलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब आपने 10,000 घंटे का नियम के बारे में सुना होगा कि किसी भी चीज का एक्सपर्ट बनने के लिए, संगीत, उसमें 10,000 घंटे लगाने पड़ते हैं। ये बात आधी सच है। सिर्फ घंटे लगाने से कुछ नहीं होता, यह इस पर डिपेंड करता है कि आप उन घंटों में करते क्या है। पॉलीमैथ्स डेलिबरेट प्रैक्टिस करते हैं। ये माइंडलेस रेपिटेशन नहीं है, ये एक प्रपोजफुल और सिस्टमैटिक प्रैक्टिस है जिसका एक ही मकसद होता है, इम्प्रूवमेंट। इसमें आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी वीकनेसेस पर काम करते हैं। एग्जाम्पल, एक बास्केटबॉल प्लेयर जो रोज 100 फ्री थ्रो की प्रैक्टिस करता है, पर हर बार एक ही तरीके से वो ज्यादा इम्प्रूव नहीं करेगा। लेकिन एक दूसरा प्लेयर जो हर थ्रो को एनालाइज करता है, मेरी एल्बो की पोजीशन क्या थी, मेरे घुटने कितने झुके थे, और अगली थ्रो में उस गलती को सुधारने की कोशिश करता है, वो डेलिबरेट प्रैक्टिस कर रहा है। डेलिबरेट प्रैक्टिस के 4 हिस्से होते हैं। एक, फोकस, आपका पूरा ध्यान प्रैक्टिस पर होना चाहिए। 2, फीडबैक, आपको पता चलना चाहिए कि आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। ये किसी कोच से या सेल्फ एनालिसिस से मिल सकता है। 3, फिक्स इट, आप उस गलती को ठीक करने के लिए तुरंत एक्शन लेते हैं। 4, रेपिटेशन, आप तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक वो सुधार परमानेंट ना हो जाए। ये थका देने वाला प्रोसेस है, ये मजेदार नहीं होता, पर ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में ही होती है। 1 घंटा की डेलिबरेट प्रैक्टिस 10 घंटे की माइंडलेस प्रैक्टिस से ज्यादा कीमती है। चैप्टर 17 क्यूरियोसिटी की आग जलाए रखिए। पॉलीमैथ्स के बारे में एक बात तय है, वो सब कुछ जानने के लिए उत्सुक होते हैं। उनके अंदर एक बच्चे जैसी जिज्ञासा होती है जो कभी नहीं मरती। वो दुनिया को हमेशा ऐसे देखते हैं जैसे वह इसे पहली बार देख रहे हो। क्यूरियोसिटी वो इंजन है जो पॉलीमैथ की लर्निंग की गाड़ी को चलाता है। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया सीखने की तकलीफ नहीं उठाएंगे। तो सवाल ये है कि क्यूरियोसिटी को जिंदा कैसे रखा जाए। एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ बताता है तो ये सोचने के बजाय कि ये तो बहुत बोरिंग है, एक सिंपल सवाल पूछिए, यह काम कैसे करता है या इसका हमारी डेली लाइफ पर क्या असर होता है। एक छोटा सा सवाल, संगीत, आपके दिमाग में एक बड़ी सी दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। पीटर होलिंस कहते हैं कि क्यूरियोसिटी एक मसल की तरह है।
आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे यह उतनी ही स्ट्रांग होगी। अपने अजम्पशन को चैलेंज कीजिए। मान लीजिए जो मैं सोचता हूं वो गलत है तो सच क्या हो सकता है? हमेशा क्यों पूछिए। बच्चे दिन में सैकड़ों बार क्यों पूछते हैं? इसलिए वह इतनी तेजी से सीखते हैं। अपने इंफॉर्मेशन डाइट को डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर आप सिर्फ बिजनेस की किताबें पढ़ते हैं तो एक साइंस फिक्शन का नॉवेल उठाइए। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवीज देखते हैं तो एक डॉक्यूमेंट्री देखिए। अपने दिमाग को नए और अनएक्सपेक्टेड आइडिया से फीड कीजिए और क्यूरियोसिटी की आग कभी नहीं बुझेगी। चैप्टर 18 बेस्ट ना होने के डर पर जीत विशेषज्ञ बनने का एक फायदा है। आप अपनी छोटी सी दुनिया के राजा होते हैं, आप द बेस्ट होते हैं। लेकिन जब आप एक पॉलीमैथ बनने के सफर पर निकलते हैं तो आपको ये सिक्योरिटी छोड़नी पड़ती है। आप अक्सर ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां आप रूम में सबसे स्मार्ट इंसान नहीं होंगे। ये डरावना हो सकता है। हमारा ईगो हमें रोकता है। क्या सोचेंगे लोग? अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो ये डर, बेस्ट ना होने का डर, बहुत से लोगों को नई चीजें ट्राई करने से रोक देता है। एग्जाम्पल, एक ब्रिलियंट लॉयर जो अपनी फील्ड में टॉप पर है, वो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करने से डरता है। इसलिए नहीं कि वो सीख नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि उसे डर है कि वो वहां एक बेगिनर जैसा लगेगा। वो गलतियां करेगा और उसकी एक्सपर्ट वाली इमेज टूट जाएगी। पॉलीमैथ बनने के लिए आपको इस डर से जीतना होगा। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि लर्निंग के प्रोसेस में गलतियां करना और बेवकूफ दिखना बिल्कुल नॉर्मल है। ये ग्रोथ का हिस्सा है। पीटर हॉलिन्स हमें याद दिलाते हैं कि आपका मकसद हर चीज में दुनिया का बेस्ट बनना नहीं है। आपका मकसद है स्किल स्टैकिंग, यानी अलग अलग स्किल्स को इस तरह से कंबाइन करना कि आपका कॉम्बिनेशन यूनिक और वैल्यूएबल बन जाए। आप शायद बेस्ट प्रोग्रामर ना हो और ना ही बेस्ट पब्लिक स्पीकर, पर अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं जो अपनी बात को पावरफुली प्रेजेंट कर सकता है, तो आप उन 99% प्रोग्रामर्स से आगे हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। चैप्टर 19 आपका पॉलीमैथ प्रोजेक्ट। अब तक हमने पॉलीमैथ की सोच और तरीकों को समझा, पर नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है। अब समय है अपना खुद का पॉलीमैथ प्रोजेक्ट शुरू करने का। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां आप थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलेंगे। इसे बहुत बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। मकसद है शुरुआत करना। कोई ऐसी 2 से 3 स्किल्स चुनिए जो आपको हम थू देती हो और जो एक दूसरे से थोड़ी अलग हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप चुनते हैं डिजिटल मार्केटिंग, एक प्रैक्टिकल स्किल साइकोलॉजी, इंसानी बर्ताव को समझने के लिए, क्रिएटिव राइटिंग, अपनी बात को बेहतर तरीके से कहने के लिए। ये आपका पॉलीमैथ करिकुलम है। अब अगले 3 से 6 महीनों के लिए इन तीनों को एक साथ सीखना शुरू कीजिए। इंटरलिविंग का इस्तेमाल कीजिए। हर स्किल के लिए हफ्ते में कुछ घंटे डेडिकेट कीजिए। आप देखेंगे कि ये स्किल्स एक दूसरे से बात करना शुरू कर देंगी। आप साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे ताकि आप ज्यादा पर्सिव कहानियां लिख सके। आप राइटिंग की स्किल को डिजिटल मार्केटिंग में इस्तेमाल करेंगे ताकि आप बेहतर एड्स और सोशल मीडिया पोस्ट बना सके। यही क्रॉस पॉलिनेशन इन एक्शन है। आपका प्रोजेक्ट आपको दिखाएगा कि पॉलीमैथी सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक प्रैक्टिकल सुपर पावर है। चैप्टर 20 भविष्य पॉलीमैथ का है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर रोज बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन बहुत तेजी से जॉब्स को बदल रहे हैं। आज जो स्किल बहुत वैल्यूएबल है, हो सकता है 10 साल बाद उसकी कोई जरूरत ही ना हो। ऐसे में सिर्फ एक स्किल के भरोसे रहना बहुत ज्यादा रिस्की है। विशेषज्ञ एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, पर सिर्फ एक ही जगह पर है। अगर वहां सूखा पड़ गया तो वो पेड़ मर जाएगा। एग्जाम्पल, फैक्ट्री वर्कर जो 30 साल से एक ही मशीन चला रहा था। जब वो मशीन ऑटोमेट हो गई तो उसकी स्किल रातों रात बेकार हो गई। लेकिन अगर उसने साथ साथ थोड़ी सेल्स, कम्युनिकेशन या बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीखी होती तो उसके पास अब करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते। पॉलीमैथ एक ऐसे पौधे की तरह है जिसकी जड़ें कई अलग अलग जगहों पर फैली हैं। अगर एक जगह पानी खत्म हो भी जाए तो वह दूसरी जगह से पोषण ले सकता है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि भविष्य में अडेप्टेबिलिटी यानी बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की काबिलियत सबसे जरूरी स्किल होगी। पॉलीमैथ होना अब सिर्फ एक हॉबी या पैशन नहीं है, ये फ्यूचर प्रूफ होने का सबसे स्मार्ट तरीका है। जो इंसान तेजी से सीख सकता है, अलग अलग आइडियाज को जोड़ सकता है और किसी भी नई सिचुएशन में ढल सकता है, वही इंसान आने वाले कल का असली विजेता होगा। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए। हाउ टू चीट एट एवरीथिंग, आई बटन और एंड स्क्रीन में उपलब्ध है।